तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में अगर करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उनमें अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं ना, तो पाकिस्तान से एक बंदा है और इंडिया से एक बंदा है। पाकिस्तान वाला जो बंदा है उसका मुझे नाम नहीं भी याद, तो दी वाइट साइड के नाम से उनका चैनल है। और सेकंड पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भाई इंडिया में मुझे ध्रुव राठी जो से इनकी रिसर्च बहुत पसंद आती है। तो बस जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसमें जो है ना ध्रुव राठी ने भी एक्सप्लेन किया कि श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहे हैं। तो उसको जानने के लिए हमें फिर ध्रुव राठी साहब की इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर इनकी इस वीडियो को देखते हैं और हमें इससे पता चलेगा कि श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, क्या मसले मसाइल हुए हैं। क्योंकि बहुत डीप जो सी है ना वो करते हैं, थिंकिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उनकी रिसर्च मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं कहा चलें आपके साथ बैठ के इनकी रिसर्च को देखते हैं। तो चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बाद करेंगे बातें। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका में हालत बद से बदतर होती जा रही है। पूरे देश भर में खाने की कमी, दवाइयों की कमी, फ्यूल की कमी और भारी इन्फ्लेशन देखी जा रही है। देश के इतिहास में सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस चलने लग रही है और अब हालत यह हो चुकी है कि गुस्से से भरी जनता ने रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस के घरों पर आग लगानी शुरू कर दी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के फैमिली होम पर आग लगाई गई। इतना ही नहीं बल्कि दर्जनों पॉलिटिशियंस के घरों पर आग लगाई गई है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने रिजाइन भी कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका में हालात काबू में आने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। ये देश आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। Troops armed with orders to shoot those indulging in violence are patrolling Sri Lanka's capital Colombo today. Since last month, the country has been rocked by demonstrations over soaring prices, power cuts and a lack of medicines. At least 8 people have died in the violence, 200 have been injured. And people are suffering, and the people are living with one meal per day. Can you imagine? Can you imagine? I'm so sorry to say this. One meal पे एक खाना। दोस्तों, बढ़ती इन्फ्लेशन और बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर प्रोटेस्ट तो कई हफ्तों से चल रहे थे श्रीलंका में, लेकिन सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट के रिस्पांस में एक बड़ा फैसला लिया गया 3 अप्रैल को, जब सरकार ने कहा कि उनके सारे मिनिस्टर्स रिजाइन कर देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सारे 26 कैबिनेट मिनिस्टर जो श्रीलंका की सरकार में थे, उन्होंने मास रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दी। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा ऑपोजिशन पार्टीज के पास गए कहने के लिए कि आओ एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और फिर 17 मेंबर का एक नया कैबिनेट सोरिन किया गया इनके द्वारा। प्रेसिडेंट गोताबाया को लग रहा था कि ये शायद काफी हो प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए, लेकिन वो शांत नहीं हुए। प्रोटेस्ट जारी रहे। इसी बीच सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी पूरे देश। एग्जैक्टली क्या वजह है श्रीलंका में इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे और किन कारणों की वजह से श्रीलंका में आज के दिन यह हालत हुई है, इसकी बात मैंने डिटेल में पिछले श्रीलंका वाले वीडियो में करी थी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो एक बड़ा कारण इसके पीछे था श्रीलंका की अभी की सरकार, इनके अभी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बहुत से खराब फैसले लिए थे। यही रीजन है कि 9 अप्रैल से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कैंप करना शुरू कर दिया प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा के ऑफिस के बाहर। दर्जनों टेंट्स खड़े किए गए और एक तरीके से प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर एक परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बन गई। इस प्रोटेस्ट साइट को नाम दिया गया गोटा गो गामा। गामा शब्द का सिन्हलीज भाषा में मतलब होता है एक गांव, एक विलेज, और गोटा से मतलब है प्रेसिडेंट गोटाबाया। तो ये प्रोटेस्ट साइट एक गांव की तरह है, जो गांव कह रहा है गोटा को गो, गोटा गो। इन प्रोटेस्ट में गो गोटा गो के भी कई नारे लग रहे हैं। कई लोगों ने इन प्रोटेस्ट को इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट से भी कंपेयर किया। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जो फार्मर प्रोटेस्ट चला था, सिंघू बॉर्डर पर एक तरह की ऑलमोस्ट परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बन चुकी थी। प्रोटेस्टर्स दिन रात वहीं बैठे रहते थे, टेंट लगाए हुए। यही चीज श्रीलंका में होने लग रही है। श्रीलंका के प्रोटेस्ट भी लार्जली पीसफुल रहे हैं, एटलीस्ट शुरुआत में। तो ज्यादा हिंसा नहीं देखी गई प्रोटेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट, रिलीजियस लीडर्स, एकेडमिक्स, एनजीओ एक्टिविस्ट, हर तरह के पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट वायलेंट तब हो गया जब प्रेसिडेंट गोटाबाया के सपोर्टर्स ने डंडों से हमला किया इन शांति से बैठे प्रोटेस्टर्स के ऊपर। करीब 3000 राजपक्षे के सपोर्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर आए प्राइम मिनिस्टर के। वैसे प्राइम मिनिस्टर जो है श्रीलंका के, वो भी राजपक्षे हैं और जो प्रेसिडेंट है वो भी राजपक्षे हैं। दोनों का सरनेम सेम है क्योंकि दोनों एक्चुअली में भाई हैं। इसकी मैं आगे बात करता हूं। इन सपोर्टर्स ने पहले तो टेंट्स फाड़ने शुरू किए उन प्रोटेस्टर्स के जो पीएम के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर ये मार्च करके गए गोटा गो प्रोटेस्ट साइट पर, वहां पर भी टेंटों को फाड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया
और ये प्रोटेस्टर्स के साथ जाकर क्लैश कर गए। बहुत से लोगों का कहना है ये एक्चुअली में कोई सपोर्टर्स नहीं है राजपक्षे के, बल्कि सरकारी गुंडे हैं जो सरकार ने हायर किए थे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। कहा जाता है कि इन्हें जबरदस्ती वहां भेजा गया था ताकि ये हिंसा करें, धमकाएं और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को चुप करा सके। हुआ ये कि ये भीड़ जाकर प्रोटेस्टर्स की भीड़ के साथ क्लैश कर गई और 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और बढ़ गया सरकार के खिलाफ और अब प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए। इन्होंने जाकर सरकार के पॉलिटिशियंस के घरों पर आग लगानी शुरू कर दी। कई पॉलिटिशियंस के घर जलाए गए, इंक्लूडिंग राजपक्ष परिवार का जो एंसेस्ट्रल होम था उस पर भी आग लगाई गई। पुलिस ने रिस्पांस में टीयर गैस फेंकी, वाटर कैनन फेंका और इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा ने फाइनली रिजाइन कर दिया। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ने उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर ली। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आर्मी को बुलाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को उनके घर से इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि जो भीड़ थी प्रोटेस्टर्स की उन्होंने मेन गेट को ब्रीच कर दिया था और वो घर के अंदर घुसने वाली थी। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया देश के। प्रोटेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि प्रोटेस्टर्स यही चाहते थे। तो अब तो इन्हें प्रोटेस्ट करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि देश के सबसे पावरफुल इंसान प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो इंडिया से काफी अलग है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ श्रीलंकन प्रेसिडेंट भी बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ पर श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अभी अपना इस्तीफा नहीं दिया है। गोटाबाया राजपक्षा जो गो गोटा गो के नारे लग रहे थे वो इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ लग रहे थे। लोगों का गुस्सा इनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी था, लेकिन स्पेशली प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन चाहते हैं ये। और जैसा मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों लिटरली एक दूसरे के भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा। तो एक ने रिजाइन कर दिया लेकिन दूसरे ने अपनी वहां पर गद्दी थामे हुई है। तो ऑब्वियसली प्रोटेस्टर्स खुश नहीं होंगे। प्रोटेस्ट जारी है और ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में इस डायनेस्टिक परिवार के खिलाफ भी हैं। ये दोनों भाई देश की दो सबसे पावरफुल पोजीशंस पर बैठे थे, लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनकी डायनेस्टी कितनी बड़ी है एक्चुअली में आपका सर चकरा जाएगा देखकर। पहले तो ये महिंदा राजपक्षा 2004 से लेकर 2005 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे श्रीलंका के। इससे पहले उसके बाद 2005 से लेकर 15 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे श्रीलंका के। फिर 2018 के बाद से ये फिर से प्राइम मिनिस्टर। इनकी फैमिली रूट्स एक्चुअली में इनके दादा से शुरू होती हैं, डॉन डेविड राजपक्षा, जो कि एमपी रहे थे 1947 से लेकर 1965 तक। इनके दो बेटे हुए, डॉन मैथ्यू राजपक्षा और डॉन एल्विन राजपक्षा। डॉन मैथ्यू ने श्रीलंका की स्टेट काउंसिल इलेक्शन जीती थी और सरकार में रहे थे। उसके बाद इनके छोटे भाई डॉन एल्विन भी सरकार में रहे। डॉन एल्विन राजपक्षा के 4 बेटे हुए। एक तो गोटाबाया राजपक्षा जो कि आज के दिन प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, दूसरे महिंद्र राजपक्षा जो कि अभी अभी रिजाइन किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स की पोस्ट से, तीसरे बेसिल राजपक्षा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे देश के कुछ टाइम से, चौथे चमल राजपक्षा जो कि अभी रिसेंटली तक मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन रहे थे। यानी चारों के चारों भाई इतनी पावरफुल पोजीशंस पर बैठे हैं, सबके सब कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा के बेटे नमल राजपक्षा जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स रहे थे 3 अप्रैल तक। इसके बाद चमल राजपक्षा के बेटे शशींद्र राजपक्षा जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ पैडी सीरियल्स ऑर्गेनिक फूड है। मतलब इस लेवल की डायनेस्टी तो आज तक इंडिया में भी आपने कहीं नहीं देखी होगी। एक ऐसा पॉइंट था 2021 में जब राजपक्षा क्लोज परिवार के पास 9 अलग अलग मिनिस्टेरियल बर्थ्स थे, 7 कैबिनेट पोजीशन थी श्रीलंकन सरकार में और जो टोटल बजट था श्रीलंका का उसका 75% सिर्फ इनके परिवार के हाथों में था, कंट्रोल में आता था। अच्छा बात पता है क्या है, पिछले साल अक्टूबर में इनके प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करी थी, द 20th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, जिसने इनकी खुद की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसकी वजह से श्रीलंका आज के दिन ना सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है बल्कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस में भी है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा श्रीलंका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। पहले इंडिया को आजादी मिली थी साल 1947 में ब्रिटिश से। इसके अगले साल 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आजादी मिली थी ब्रिटिश से। लेकिन श्रीलंका की जो आजादी थी वो इंडिया की तरह नहीं थी। इंडिया को पूर्ण स्वराज मिला था, फुल इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से।
लेकिन श्रीलंका एक डोमिनियन स्टेट रहा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। डोमिनियन का मतलब था कि श्रीलंका एक ऑटोनोमस देश रहेगा, अलग से देश रहेगा, काफी इंडिपेंडेंस मिलेगी इसे, लेकिन ये फिर भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहेगा। इसकी एक एलिजियंस होगी टू द क्राउन। श्रीलंका को फुल इंडिपेंडेंस एक्चुअली में सिर्फ 16 मई 1972 को ही मिली। इसके बाद फिर साल 1978 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, यानी जहां पर प्रेसिडेंट ना सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होंगे बल्कि उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर भी दी जाएगी एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, असली एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती हैं। सबसे पावरफुल इंसान प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट पावरलेस, समझो एक नॉमिनल हेड है। यूएस में सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों दे दी गई हैं, वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता सिस्टम। प्रेसिडेंट का काम होता है सारे कैबिनेट को ओवरसी करना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को देखना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना। अब श्रीलंका का जो सिस्टम है उसे एक मिक्स समझ सकते हो यूएस सिस्टम और इंडियन सिस्टम का। यूएसए में जैसे इलेक्शंस करवा के प्रेसिडेंट को अलग से इलेक्ट किया जाता है, यही चीज श्रीलंका में भी करी जाती है। प्रेसिडेंट के लिए अलग से जनता के बीच इलेक्शन होती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में प्रेसिडेंट को जनता इलेक्ट नहीं करती। लेकिन जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए भी इलेक्शंस होती हैं, ये ऐसी इलेक्शंस श्रीलंका में भी होती हैं, सरकार बनाने के लिए, मिनिस्टर्स और कैबिनेट चुनने के लिए। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर्स थी, वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्हें भी काफी पावर्स दी गई थी। लेकिन ये सब बदल गया साल 2015 में, जब ऑपोजिशन सरकार आई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डाला। उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट से पावर्स हटाकर पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट कमीशंस को पावर दे दी। उन्होंने कहा कि हम इंडिया जैसे ज्यादा बनना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के हाथों में ज्यादा पावर रहे। लेकिन फिर नवंबर 2019 में गोटाबाया राजपक्षा को इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका और उन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया और कहा कि पिछली सरकार में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी के थे, प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी के थे, सरकार चल नहीं पा रही थी, इसलिए अब एक ऐसा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, अपने वापस से पावर्स प्रेसिडेंट के पास आए। और इसीलिए इन्होंने पिछले साल अक्टूबर में 20th अमेंडमेंट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन का, और अब इन्होंने अपने आप को पिछली बार से भी ज्यादा पावर्स दे दी। इन्होंने कहा प्रेसिडेंट के पास पावर है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की, मिनिस्टर्स को फायर करने की, इलेक्शंस की अथॉरिटी अपॉइंट करने की, पब्लिक सर्विस, पुलिस, ह्यूमन राइट्स, करप्शन इन्वेस्टिगेशन कमीशन, इन सब के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की पावर अब प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अब चाहें तो पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं 2 साल 6 महीने बाद इलेक्ट होने के, जबकि पिछला कानून इन्हें प्रोहिबिट करता था पार्लियामेंट डिसॉल्व करने से 6 महीने पहले 5 साल की टर्म खत्म होने से। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने अपने आप को अब ये भी पावर दे दी कि अब वो खुद भी मिनिस्टर बन सकते हैं किसी डिपार्टमेंट, जैसे कि अगर वो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भी होना चाहेंगे देश के, ये बन सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एक ऑल पावरफुल पोस्ट बन गई और गोटाबाया राजपक्षा के पास ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट कंट्रोल आ गया पूरे देश का। जहां जहां कंट्रोल मिसिंग था वहां वहां इन्होंने अपने भाइयों को, कहीं पे परिवार के सदस्य को बुला लिया और यहाँ पर सरकार एक फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हैं। दुनिया भर में इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को क्रिटिसाइज किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने भी स्टेटमेंट दी थी 27 अक्टूबर 2020 को, कहते हुए द ICJ today condemned the adoption of amendments to the Sri Lankan constitution which serve to expand the powers of president while encroaching on the powers of the parliament and court। वैसे यहां पर एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कुवेरा ऐप के बारे में। एक बढ़िया म्यूचुअल फंड्स की ऐप जहां पर आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। आपको नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, नई वेकेशन पर जाना है, और ऐप का एल्गोरिथम आपके गोल के अकॉर्डिंग अपने आप बता देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा ऐप का टैक्स हार्वेस्टिंग फीचर आपके लिए टैक्स ऑप्टिमाइज करता है कि कहां पर इन्वेस्ट करने से आप सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा बचा सकते हैं। तो जरूर जाकर टेस्ट करके देखिए, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड जैसी चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं तो मैं कहूंगा कि कुवेरा के YouTube चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर इन चीजों के बारे में समझ सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। आरोप यहां पर सिर्फ करप्शन, नेपोटिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन का नहीं है। कहा जाता है राजपक्षा परिवार ने अपनी गद्दी पर बैठे रहने के लिए कम्युनल टेंशन्स का भी इस्तेमाल किया है। श्रीलंका का अगर हम एथनिक मेकअप देखें तो सिन्हाला बुद्धिस्ट एक्चुअली में मेजॉरिटी में है, 74.9% पॉपुलेशन। इसके बाद 11.9% तमिल्स की है और मुस्लिम्स हैं 9.3% ऑफ द पॉपुलेशन। जब ब्रिटिश से आजाद हुआ था श्रीलंका साल 1948 में, उन्होंने ज्यादातर पॉलिटिकल पावर माइनॉरिटी तमिल्स के हाथों में दे दी थी। इसे देखकर सिन्हालीज बुद्धिस्ट लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उन्हें डर लगता था। लेकिन साल 1956 में जब सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया श्रीलंका का,
नॉन सिन्हाला स्पीकर्स को पब्लिक सर्विस से बाहर निकाल दिया गया। एस्टिमेट किया गया कि कम से कम 7 लाख तमिल्स ने अपनी नौकरी खोई। तमिल लोग अपनी ही स्टेट में डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे और इसकी वजह से इवेंचुअली हुआ क्या कि कुछ लोगों ने खड़े होकर एक इंडिपेंडेंट तमिल कंट्री की डिमांड करी। एक रेबल ग्रुप का जन्म हुआ लिबरेशन तमिल टाइगर्स ऑफ इलाम, LTTE नाम से। साल 1983 में एक फुल ब्लोन सिविल वॉर भी हुई श्रीलंका की सरकार और LTTE के बीच में, लेकिन इस कहानी की बात किसी और वीडियो में कर सकते हैं। साल 2005 में महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के। उन्होंने LTTE के अगेंस्ट कैंपेन को जारी रखा और वॉर खत्म करने की पूरी कोशिश कर, लेकिन बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट जीता। कहा जाता है कि सरकारी फोर्सेस ने 40,000 तमिल सिविलियंस को मारा था इन फाइटिंग। सिन्हलीज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एक्चुअली इन्हें एक वॉर हीरो कंसीडर करती है, लेकिन माइनॉरिटी तमिल्स इनसे बिल्कुल खुश नहीं। उन सालों में एक कॉन्फ्लिक्ट बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तमिल्स के बीच देखने को मिला था। रिसेंट कुछ ईयर्स में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। राजपक्ष परिवार पर आरोप लगाया जाता है कि वो कॉन्स्टेंटली मेजॉरिटी सिन्हलीज को अपीज करने की कोशिश करते हैं और कहा जाता है कि वन ऑफ द मेनी रीजंस है प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे भी। कहा जाता है इनके और इनके पार्टी सपोर्टर्स ने देश भर में कम्युनल राइट्स करवाए इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए और मेजॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए। पिछले कुछ सालों में सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी हमलों में एक बढ़ोतरी देखने को मिली राजपक्षा सरकार के अंदर। इन्हीं कम्युनल दंगों के बीच फिर आई भारी इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें आज के दिन, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के खिलाफ ना सिर्फ सिन्हलीज लोग बल्कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और तमिल्स सब मिलकर अब प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। सबकी डिमांड एक है कि गोटाबाया राजपक्षा यहां पर रेजिग्नेशन दे, जो कि अभी तक उन्होंने दिया नहीं। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यहां पर सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। आप पूछोगे कि मुश्किल क्या है? प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और नई इलेक्शंस बुला ली जाए। किसी भी और आम देश में चीज हुई होती तो नई इलेक्शंस बुलाई जा सकती थी, लेकिन इस केस में पहली चीज तो यह है कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है मिड टर्म प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। अगली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होनी है अक्टूबर-नवंबर 2024 में। दूसरा यह है कि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि आज के दिन जो देश में स्थिति चल रही है किसी भी हालत में नई इलेक्शंस नहीं कराई जा सकती। इस स्थिति में इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी शॉर्टेज, खाने की कमी और पैसे की कमी इतनी ज्यादा है कि इलेक्शन करवाने के भी पैसे नहीं है देश के पास। एक नेशनल जनरल इलेक्शन को करवाने में 800 मिलियन श्रीलंकन रुपीस लगते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टीज की इलेक्शन करवाने के पैसे, हमें इस पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। श्रीलंका की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है SJW, उन्होंने कहा है कि वो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे उन्हें इम्पीच करने के लिए। लेकिन श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच करना भी बहुत मुश्किल है। पहली चीज, इम्पीचमेंट करने के लिए, प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए पार्लियामेंट की मेजॉरिटी चाहिए होगी, फिर स्पीकर को एग्री करना पड़ेगा, आधे एमपीज को एग्री करना पड़ेगा, फिर जो रीजन दिया जा रहा है वो क्लियर कट लेजिट रीजन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इंपीचमेंट का जो नोटिस होगा वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि ये एलिगेशन सही है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तब इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास दोबारा रखा जाएगा और इस बारी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से बात नहीं बनेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। इसके अलावा फिर अगला एक सॉल्यूशन यही है, जैसा पीएम ने कहा था रिजाइन करने से पहले, कि एक यूनिटी इंटरिम गवर्नमेंट बना ली जाए। जितनी पार्टीज पार्लियामेंट में मौजूद हैं सब मिलकर साथ में एक सरकार बनाए और ये इमरजेंसी की स्टेट में फंक्शन करे नई सरकार। इस वक्त जिस समय मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूं, प्रेसिडेंट राजपक्षा ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट में इन्वाइट किया है कि एक ऑल पार्टी कैबिनेट बनाया जाए। देश के सेंट्रल बैंक चीफ ने कहा है कि अगर अगले 2 दिन तक कोई सरकार नहीं बनी तो देश इतनी बुरी हालत में चला जाएगा जिससे रिकवर करना इम्पॉसिबल होगा। और प्रोटेस्टर्स की डिमांड यह है कि प्रेसिडेंट खुद से रिजाइन कर दे, यहां पर जो वो करने को राजी नहीं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे सिचुएशन कैसे रिजॉल्व करी जाती है। सही में एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। ये देश कैसे बाहर आता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से। मेरी तरफ से उम्मीद यही रहेगी कि सब कुछ सही सलामत हो और जल्दी से जल्दी श्रीलंका के लोगों के लिए एक बेहतर फ्यूचर मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हो आप, श्रीलंका की क्राइसिस के ऊपर क्या रीजन थे कि ये क्राइसिस देखेंगे, यहाँ क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो।
अच्छा जी, ये हमारा रिएक्शन था ध्रुव राठी की श्रीलंकन क्राइसिस वीडियोस के ऊपर। बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस किया हुआ था इन्होंने, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे भी ये तो यार मुझे वो काम लग रहा है, हुकूमत काम लग रही है, मोनार्की ज़्यादा लग रही है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो दोनों भाई हैं। यहाँ पे बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है और प्रेसिडेंट के हाथ में कम होती है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सीन चल रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम थोड़ा सा इंडिया से मिलता जुलता है, श्रीलंका से मिलता जुलता नहीं है। बाकी ये है कि आपको मेरी रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, उन्होंने ए से लेकर जेड तक क्लियर कर दिया। बड़ा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।